आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है जून 2025 की, जिसमें हम अपना कल्चर वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। कल्चर में इस बार पार्ट रहा है हमारा आईएनएस कौंडिन्य एंड तनखई मेथड के बारे में। दिस इज़ आईएनएस कौंडिन्य, ठीक है, यानी इंडियन नेवल जो शिप होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन नेवी ने ना फॉर्मली अभी एक एंशिएंट स्टिच्ड जो शिप है बेसिकली, और उसको आईएनएस कौंडिन्य जिसको हम कह भी रहे हैं, इसको बेसिकली तनकई से बनाया है। अब क्या होता है तनकई मेथड, ये कैसी शिप है? तो मैं आपको बता दूं, आईएनएस जो कौंडिन्य है यानी कि ये वाली जो शिप है, ये 5th सेंचुरी कॉमन एरा में आई थी। ये बेसिकली केव्स दिखाती है, अजंता केव्स की पेंटिंग्स को दिखाती है। तो ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट्स के साथ बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी, एमएस होदी इनोवेशंस की वजह से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इनिशिएट ये तब का किया गया था और इसको इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ना इसमें एक तनखई मेथड होगा जो बहुत 2000 साल पहले शिप बिल्डिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता था। अब उसको ही टेक्निक को इस्तेमाल कर कर इस शिप को बनाया जाएगा। स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड होता है ये। इसमें वुडन प्लैंक्स होंगे रादर देन यूजिंग नेल्स। ये वुडन प्लैंक्स की मदद से, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ी रहे। अब मैरीटाइम हेरिटेज में ग्लोरियस इमेज हम इंडिया की देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो डिस्कवरी हुई हड़प्पन सिल्स की मेसोपोटामिया में। यहाँ पर ड्राई डॉक हैं, टेराकोटा फिगर्स शिप्स हैं लॉथल में। वो दिखाती हैं कि एक मैरीटाइम ट्रेड का लिंक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया में। ये बताना चाह रहा है कि मैरीटाइम हमारे देश में कितना अच्छा रहा करता था हड़प्पन टाइम्स में, क्योंकि हड़प्पन में जो सील्स मिलती थी मेसोपोटामिया में, वो उसकी डिस्कवरी हुई हुई थी। रिग मेथड में मेंशन किया हुआ है जो मर्चेंट हमारे सेलिंग शिप्स होते थे, फॉरेन कंट्री के लोग उसी की मदद से ट्रेड एंड वेल्थ लेकर आते थे। चोला चेरा पांड्या जो ये रहे हैं टाइम पीरियड, चोला चेरा जो पांड्यास के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा मैरीटाइम ट्रेड लिंक था रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। उसी के साथ साथ विजयनगर है, बहामानी किंगडम है, यहाँ पर भी घोड़ों को इंपोर्ट किया जाता था गोवा के पोर्ट से। ईरान और इराक में ये किया जाता था। मतलब हमारा बहुत अच्छा रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ हमारा मैरीटाइम हेरिटेज इतना अच्छा रहा है, इतने अच्छे से शिप्स वगैरह बनाई जाती थी और उससे आराम से ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता था, तो उसको वापस से फ्लरिश करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड बात आती है यहाँ पर कल्चरल डिफ्यूजन की। कह रहा मैरीटाइम हेरिटेज होने से कितना फ़ायदा ये था। अशोका के जो बेटे थे ना, महेंद्रा, या डॉटर थी उनकी संघमित्रा, ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में चले गए और वहाँ पर जाके इन्होंने ना बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था। कह रहा देखो अगर ना ही ये शिप्स वगैरह नहीं होती तो कैसे कर पाते। फिर मैरीटाइम से कॉन्क्वेस्ट करना, ट्रेड रिलेशंस हमने अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ से इसीलिए बढ़ाया था। आप अगर वहाँ पर इंडियन रिलीजन्स या आर्किटेक्चर, लैंग्वेज ये सब देखते हो ना, तो वो उसी की मदद से हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चरल को भी डिफ्यूज़ कर कर आया है शिप में। हमारा जो मैरीटाइम है पूरा का पूरा सिस्टम है। बॉरबुदर टेम्पल चाहे जावा का है, ये सारे के सारे पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारा है नेवल प्रोवेस एंड मैरीटाइम नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर ना मगध की नेवी थी जिसको वर्ल्ड का पहला रिकॉर्डेड नेवल फोर्स बोला जाता है, और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र उन्होंने मेंशन करा है नेवल वॉरफेयर का डिपार्टमेंट। तो राजेंद्र चोला वन जो है, इन्होंने श्रीलंका को कनकर करा नेवल एक्सपीडिशंस वगैरह के लिए, और ये रूल किया जाता है शैलेंद्र डायनेस्टी द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, इवन आपको पता है, नेवल चीज़ों को और अच्छा करने के लिए, मैरीटाइम नॉलेज को और बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन याद रखना, छत्रपति शिवाजी ने बहुत सारे कोस्टल फोर्ट्स बनाए, जैसे विजयदुर्ग है, सिंधुदुर्ग है, ताकि उनकी नेवल स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। 500 से ज़्यादा शिप्स बनवाई थी इन्होंने। चोला चेरिया में तो आपको पता है बहुत मास्टरी थी इन किंगडम्स की, मॉनसून विंड्स को लेके कि कैसे शिप चलानी है, उस टाइम क्या करना है। और आपको पता है मैरीटाइम डिप्लोमेसी भी होती है। मेघावर्मन रूलर थे श्रीलंका के, उन्होंने समुद्रगुप्त जी के पास मिशनरी भेजी थी ताकि बुद्धिस्ट टेम्पल जो गया में बिल्ड करने के लिए। सोचो आप, मतलब कंट्रीज़ आपस में कल्चरल डिप्लोमेसी खेल सकती थी, मैरीटाइम डिप्लोमेसी कर सकती थी, अपने रिलेशंस आपस में अच्छे कर सकती थी। फिर ऐसे ही शैलेंद्र डायनेस्टी थी, इन्होंने अपने एम्बेसी को पालाकोट में भेजा था ताकि मॉनेस्ट्री बिल्ड कर सकें, ये नालंदा में। अब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मैरीटाइम हेरिटेज को रिक्लेम क्यों कर रही है, उसका कारण समझो। क्यों गवर्नमेंट चाह रही है कि मैरीटाइम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए? तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, ताकि हमारी जो मैरीटाइम लेगेसी है
वो अच्छे से काम कर पाए। प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो हम हिस्टोरिकली प्लस कल्चरल कनेक्शंस हमारे जो ओशन नेशंस के बीच में हैं वो अच्छे कर पाएँ। फिर जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव है, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है हमारा या प्रोग्राम है, इसको रिवाइव रिस्टोर करने के लिए भी हम चाहते थे मैरीटाइम को आगे से आगे बढ़ाना। अब इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी को इतना रिवाइव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पास्ट को खाली रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बल्कि हम चाहते हैं एक लीडिंग मैरीटाइम पावर बनना इंडो पैसिफिक में। तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, कल्चरल आउटरीच है हमारा, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि भारत वापस से क्या हो जाए, रिकनेक्ट हो जाए, ताकि हमारी ओशनिक आइडेंटिटी क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। अब फेमस पेंटिंग्स कौन सी हैं अजंता में? जैसे बोधिसत्वा है, वज्रपाणी सिंबल है हमारे बौद्ध पावर का। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपको वैसे भी लिखनी आनी चाहिए। तो पेंटिंग जो रही हैं वेरियस बोधिसत्वा की या वज्रपाणी ऐसे सिंबल ऑफ बुद्धा पावर, मंजूश्री सिंबल ऑफ बुद्धाज विजडम, पद्म पानी सिंबल ऑफ बुद्धाज कंपैशन। फिर एक डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग थी। रिसेप्शन जो मिला था पर्शियन एम्बेसी में चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकंड का, या शिब्बी जकाटा था, या मैत्री पोषका जाटाका से, ये सारे के सारे पेंटिंग जो हैं अजंता में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट्स का पार्ट। तो शॉर्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे एम्बलम्स थी, नेम्स थे, ताकि हम इम्प्रॉपर जो यूज़ प्रिवेंशन एक्ट आया 1950 में, उसको भी हम देखते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली में डिसमिस कर दी है। क्यों डिसमिस किया? विद रिस्पेक्ट टू ऑनरिंग लेगेसी टू फाइट फ्रीडम फाइटर अंडर एम्बलम, कि ये जो है ठीक ढंग से इसको जो है प्रिवेंशन करना है इम्प्रॉपर यूज़ को, इसलिए किया जा रहा है। अब एम्बलम एक्ट है क्या? ये देखो, एम्बलम एक्ट ना बचाता है कि जितने भी मिसयूज़ हो सकते हैं सर्टन एम्बलम्स के, उसको बचाने के लिए ये एक्ट बनाया जाता है, ताकि हम प्रोफेशनली प्लस कमर्शियल पर्पस के लिए या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करें, पेटेंट का इस्तेमाल करें बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। हमें ये नहीं करना है। और एम्बलम क्या है? एम्बलम का मतलब है वो सारी चीज़ें, जैसे सील है, फ्लैग है, इंसाइनिया है, पेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको एम्बलम कहते हैं। इसका स्कोप ध्यान रखना, भारत और भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी पे ये अप्लाई होता है। अब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950? तो इसमें कई सारे नेशनल सिंबल्स हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग है, नेम एम्बलम्स हैं, अशोक चक्र है, मेडल्स बैजेस हैं, या की पर्सनालिटी हैं हमारे। महात्मा गांधी को हम चाहते हैं कि उसका इम्प्रॉपर नोट में जो उसका यूज़ ना हो। इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, जो वर्ड्स हैं गांधी जी, नेहरू, शिवाजी, इसको सही ढंग से लिया जाए। इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी हम एम्बलम या नेम को बचाने के लिए ये काम करते हैं। जैसे नेम है, एम्बलेंस है, सील्स है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिशन जैसे रामकृष्ण मठ एंड मिशंस हैं, इनके नाम ना खराब हो। श्री सत्य साई हैं, औरविले है, इन सबको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम इम्प्रॉपर यूज़ ना करें, इनके नामों को। इंटरपोल हुआ, यूएन हुआ, फीफा हुआ, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुंभकोणम वर्तलाई एंड थोवलाई मनिक्का मलाई, यानी कि ये क्या है? कुंभकोणम वर्तलाई एंड थोवलाई मनिक्का मलाई तमिलनाडु से हैं ये। रिसेंटली इनको जीआई क्या मिला है? टैग मिला है। अब ये कुंभकोणम वर्तलाई है क्या? ये पान की पत्ती है, इसको बीटल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटल लीफ कहते हैं। ये कावेरी के रिवर बेसिन में ग्रो होती है, जहाँ पर तंजौर का बड़ा फर्टाइल सी जगह है। इसका काम क्या है इस पान की पत्ते का? कि बहुत ज़्यादा इसमें ना शेविकॉल होता है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। फिर दूसरा जो है थोवलई मनिक्का, ये एक तरह का गार्लैंड है, यानी माला है ये एक, ठीक है। थोवलई से बनी हुई है, इसको केयरफुली फोल्ड करना पड़ता है फ्लावर्स को, फिर बहुत ही प्रिसाइज पैटर्न में इसको तैयार किया जाता है, रबीज ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। तो उसको हम कहते हैं, ये वाला जो है ना, ये ध्यान में रखना, ये सारे जीआई टैग्स यहीं पर मिले हैं तमिलनाडु के अंदर। अब हम देखेंगे कि हमारे बेसिकली ये होते क्या हैं जो आपके हैं ना, ये फ्लावर गार्लैंड तो हमने देख लिया,
ये जैसे नॉर्मल मालाओं की तरह होते हैं, ये बेसिकली ऐसे ऐसे आपके फ्लावर्स में रेड फ्लावर्स और इसमें आपके वाइट फ्लावर दोनों इसमें मिला के बड़े अच्छे से किया जाता है। अब जीआई टैग देखो होता क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जो वहाँ की जगह का स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है और उसके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं प्लस रेप्यूटेशन है। तो इसमें क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स वाला एक्ट अप्लाई होता है और जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है कहाँ पर, चेन्नई में है। ठीक है, देर पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर पेरिस कन्वेंशन और इसको ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में भी कवर किया गया है। तो हमारा जो ये वाला DPP IAT वाला जो डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वहाँ पर इसको 10 साल के लिए रजिस्टर करा गया। याद रखना, उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स अभी तक मिले हैं। कितने नंबर में मिले हैं तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। यूपी के पास अभी तक कितने GI टैग्स हो गए हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने बताना है मुझे कितने हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में। याद रखो, साउथ अफ्रीका को रिसेंटली जीत मिली है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अगेंस्ट टाइटल होल्डर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2019 में क्रिएट की गई थी। टॉप 9 टेस्ट टीम यहाँ वर्ल्ड की खेलती हैं। हर टीम में 3 घरों में कभी 3 अवे सीरीज़ ऐसे चलती है। बायलेटरल टेस्ट सीरीज़ है, पॉइंट्स मिलते हैं इसमें 2 ओवर साइकिल में। मिनिमम 2 टेस्ट होते हैं हर सीरीज़ में, मैक्सिमम 5 टेस्ट हो सकते हैं। जो भी टॉप 2 टीम्स होती हैं परसेंटेज पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैचेस 1 के हिसाब से नहीं, परसेंटेज पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, वो फिर एक दूसरे को अगेंस्ट ईच अदर काउंट की जाती हैं एज अ विनर। दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। इसी हम टॉपिक में अपना शुरू करने जा रहे हैं आज एथिक्स वाला पार्ट। अब एथिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम एथिक्स को भी ध्यान से समझेंगे, तो इस वाले टॉपिक में कल्चर प्लस एथिक्स वाला पार्ट आपका ये आ जाएगा। अब देखो, इंडिया ने ना कमेमोरेट करा है किसकी सेनेटरी, 100 साल किसको हो गए हैं, हिस्टोरिक कन्वर्सेशन बिटवीन श्री नारायण गुरु एंड महात्मा गांधी। और यहीं पे बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया है श्री नारायण धर्मा संगम ट्रस्ट द्वारा। तो कन्वर्सेशन क्या हुआ, बेसिकली हुआ शिवागिरी मठ इन केरला 12 मार्च 1925 ड्यूरिंग महात्मा गांधी के विजिट में। तो ये सेंटर था अराउंड वाइकॉम सत्याग्रह के अकॉर्डिंग रिलीजियस कन्वर्जन्स, नॉन वायलेंस या अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, सेलिब्रेशन को अटेन करना, डाउन ट्रोडन सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए कन्वर्सेशन हुआ था। कब, 12 मार्च 1925 यानी 12 मार्च 1925 में केरला के अंदर महात्मा गांधी जब वहाँ पर गए हुए थे तो वहीं पर श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी का डिस्कशन चला था। श्री नारायण गुरु जो हैं वो कौन है, ध्यान रखना, ये जो हैं ये श्री नारायण गुरु जी पैदा हुए थे चिम्वजहांती नियर तिरुवनंतपुरम केरला में। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम जो है वो 1903 में ये बेसिकली फाउंड हुआ ताकि एडवांस की जा सके सोशल रिफॉर्म्स, और इसका सारा फोकस था सोशल प्लस एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो इजावास का है या दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का है उसको एड्रेस करना। और ऑथर वर्क कौन कौन से किए गए, निवृत्ति पंचकम है, आत्मोपदेश शतकम है, ये सारे के सारे टेक्स्ट यानी अद्वैत वेदांता फिलॉसफी, इन सब को इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके ऑथर हैं, ये लेखक हैं उसके। ये 1888 में श्री नारायण गुरु जी ने शिवलिंग अरविपुरम में कंसिक्रेट किया था, वहाँ पर लगाया था। कहाँ पर, अरविपुरम में। अब श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के क्या क्या की एस्पेक्ट्स में व्यूज़ रहे हैं उसको हम समझते हैं। सोशल रिफॉर्म की बात करें तो श्री नारायण गुरु जी का व्यू पॉइंट क्या है समझते हैं। नारायण गुरु जी को ऐसा समझा जाता था कि कास्ट क्या चीज़ है, अननेचुरल, आर्टिफिशियल है, अनरियल चीज़ है, ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। और श्री नारायण गुरु जी सोशल रिफॉर्म के लिए कहते थे कि 1 कास्ट 1 रिलीजन और 1 गॉड, यानी ये क्या विश्वास करते थे कि एफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक गैप्स को डील किया जा सके। ये एडवोकेट करते थे ग्रेजुअल एजुकेटिव अप्रोच, डोंट आस्क टेल और डोंट थिंक ऑफ कास्ट,
रिमूविंग कास्ट रेफरेंस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब ये कहते थे कि हमें किसी भी जगह पर किसी की कास्ट नहीं पूछनी चाहिए, कभी बतानी नहीं चाहिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी कास्ट वास्ट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। महात्मा गांधी जी इस मामले में क्या कहते हैं कि गांधी जी तो अनटचेबिलिटी के ही पूरी तरह से खिलाफ थे। उनका बिलीव था वामश्रम सिस्टम, यानी वो डिफरेंट वर्नास को तो मानते थे कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मैन है, वुमेन है, 4 ब्रॉड ऑक्यूपेशंस भी कर सकते हैं, टीचिंग है, डिफेंडिंग है, वेल्थ प्रोड्यूसिंग है, मैनुअल लेबर है, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि आप इस बेसिस पे अनटचेबिलिटी करो। उनका मानना था कि वर्ना सिस्टम ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम मान सकते हैं, लेकिन उसमें हम कहें कि ये छुआछूत लगाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसके थे व्यू पॉइंट? महात्मा गांधी जी के। हम रिलीजियस व्यू अगर देखते हैं श्री नारायण गुरु जी का, तो वो कहते थे कि हिंदुज़म ही इनफ है फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बट एक्सेप्टेड दैट अदर रिलीजन कुड ऑल्सो लीड टू लिबरेशन। अब रिलीजियस व्यूज़ इनके क्या हैं? ये एम्फेसाइज करते थे कि जितने भी रिलीजन्स हैं इक्वल पाथ्स टू ट्रूथ हो, यानी हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन बहुत डीपली लिंक था मोरालिटी से, सेल्फलेस सर्विस से ह्यूमैनिटी की। इन्होंने कंडेम किया था पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग होना चाहिए। इन्होंने कहा था अगर हम पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति को करप्ट, सेल्फिश और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बना देगा। ठीक है, ये व्यू पॉइंट है गांधी जी के। टेम्पल एंट्री एंड सोशल इक्वालिटी की बात करें तो श्री नारायण गुरु जी कहते थे कि सभी कास्ट के लिए टेम्पल खुले हैं, कोई रिलीजियस स्पेस में कोई कास्ट सिस्टम नहीं आएगा। तो जो अरविपुरम मूवमेंट थी ना, उसमें भी ये इसीलिए फ़ाइट कर रहे थे कि किसी भी कास्ट को रोका ना जाए टेम्पल में आने से। सपोर्ट किया इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को, दलित्स के लिए फ़ाइट किया। गांधी जी भी हमारे ऐसे ही थे ना, वैकम सत्याग्रह को बहुत इन्होंने सपोर्ट किया था। एजुकेशन की माने तो श्री नारायण गुरु जी कंसिडर करते थे कि एजुकेशन ही एक तरीका है जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी हो सके, सुप्रीम पेनिसिया सोशल लेवल्स ख़त्म हो सके। इन्होंने ही एडवोकेट किया इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, एंड इन्होंने कहा सभी के लिए स्कूल्स भी ओपन किए जा सकें। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ इन्होंने बोला एडवोकेट करो बेसिक एजुकेशन को, यानी नई तालीम को, ताकि मैनुअल लेबर, क्राफ्ट वर्क ये सब हो। इन्होंने ही स्ट्रेस करा वोकेशनल प्लस लिटरेरी ट्रेनिंग को, ताकि सबको कहा कि अपनी मदर टंग में एजुकेशन लेनी है। इंग्लिश सीख लो, लेकिन मदर टंग भी गांधी जी कहते थे कि आनी ही चाहिए। तो श्री नारायण गुरु जी का जो विजन रहा है ना, सोशल इक्वालिटी, स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म, ये आज के दिन भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उनकी टीचिंग से जो जेंडर एम्पावरमेंट की बात थी, हमारे एसडीजी गोल भी यही कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक फुलफिल करने हैं, तो उसमें श्री नारायण गुरु जी के ही जो व्यू पॉइंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि कास्ट का इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल स्टेवरशिप, यानी कि ये चाहते हैं कि सोसाइटी कैसी हो, जस्ट हो और हारमोनियस सोसाइटी हो, जिसमें सभी डिग्निटी और रिस्पेक्ट सबके साथ किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पर, यानी एकतम मानववाद पर बात की जाएगी कि एकतम मानववाद क्या होता है। अब मिड 1960s का टाइम था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को इंट्रोड्यूस करा, ताकि क्या हो, इंडिजीनियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो मॉडल वर्ल्ड की है उसको नेविगेट करना है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो फिलॉसफी है वो बेसिकली एक गाइडिंग लाइट की तरह है, ताकि इंसान डिग्निटी, हार्मनी और सॉलिडारिटी पे चल सके और एक इक्विटेबल सोसाइटी बना सके। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म फिलॉसफी या बेसिकली एकतम मानव दर्शन क्या है, समझते हैं इसके बारे में भी कि एम क्या है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का। डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करना सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, ताकि इंडिविजुअल और सोसाइटी की नीड्स बैलेंस हो पाए। स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो ह्यूमन लाइफ के हैं उसको इंटीग्रेट कर कर एक हारमोनियस सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। फिर एट द हार्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लाई करता है, पुरुषार्थास, यानी 4 कार्डिनल गोल हैं जो पर्पस या ट्रेजेक्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को
ध्यान में दिलाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? देखो, इंसान के ना 4 गोल्स होते हैं, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म यानी राइटियसनेस, हमें सब काम अच्छे करने हैं। अर्थ यानी हमें वेल्थ कमानी है, प्रॉस्पेरिटी अर्न करनी है, काम करना है, डिज़ायर फुलफ़िल करनी है। मोक्ष यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ना है। अब जो ये डॉक्ट्रिन है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, ये बॉर्न कैसे हुई? फ्रॉम द डिज़ायर टू हैव यूनिकली इंडियन आइडियाज़ गाइडिंग द जर्नी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, क्योंकि वेस्टर्निज्म से ये अपोज थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अप्रोच ऑफ एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म को हमेशा रिजेक्ट किया था, और ना ही वो मार्क्सिज्म के साथ थे, ना ही वो एक्सेसिव कैपिटलिज्म के साथ थे, लेकिन वो प्रोपोगेट करते थे कि भाई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म तो होना चाहिए जिसमें 3 चीज़ें हैं, यानी प्राइमेसी ऑफ होल नो पार्ट, सुप्रीमेसी होनी चाहिए धर्मा की, ऑटोनॉमी होनी चाहिए सोसाइटी की। तो कोर टेनेंट क्या है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के? वो है कल्चरल नेशनलिज्म, भारतीयता, सोशल इंटीग्रेशन एंड हार्मनी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या एडवोकेट करता है? डेवलपमेंट अप्रोच जो रिस्पेक्ट करे, इंटीग्रेट करे इंडिजीनियस नॉलेज को, ट्रेडिशंस को, लाइफस्टाइल को। सोशल इंटीग्रेशन की बात करें तो सोशल हार्मनी या इराडिकेशन करना हो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, ताकि एक ऐसी सोसाइटी निकले जो इक्वालिटी पे विश्वास रखती हो और जस्टिस पे भरोसा रखती हो। नेक्स्ट इज़ अंत्योदय यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन्स, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जिससे पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम अपलिफ्ट कर पाएँ। रादर देन फोकस ऑन इंडस्ट्रियल अर्बन ग्रोथ, हमें इंसान को, पूरे सेक्शंस को भी उठाना है। यानी हमारा विजन ये होना चाहिए एज़ पर दीनदयाल उपाध्याय जी कि सभी के लिए एजुकेशन हो, हर हाथ काम करे, हर खेत को पानी मिले। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, प्लीज़ मेंशन दिस अंत्योदय योजना एंड दिस एजुकेशन फॉर ऑल, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। एथिकल गवर्नेंस की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है मॉडल स्टेट्स का यानी धर्म राज्य का, इट्स नॉट कन्फाइंड टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल वैल्यू और गवर्नेंस को आगे बढ़ाना है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो हमें एक सेल्फ रिलायंट विलेज बेस्ड इकॉनमी बनानी है ताकि हम डेवलपमेंट करें यूनिक नीड एंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो ये इंडियन फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और ये भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1967 में। ये इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, पॉलिटिकल डायरी, और इवन ये वीकली पंचाजन्य या डेली स्वदेश के एडिटर रह चुके हैं। इनकी सिमिलरिटी क्या है गांधी जी के साथ? तो उपाध्याय फिलॉसफीज गांधी जी के सर्वोदय से बहुत मैच खाती हैं। ग्राम स्वराज हुआ तो ये हमेशा अनटचेबिलिटी के, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट रहे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा एथिक्स का पार्ट भी ख़त्म होता है। कल हम स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज़ और पर्सनालिटी न्यूज़ ख़त्म करेंगे अपना, और साथ ही साथ मेंस वाले बच्चे आंसर राइटिंग जितनी अच्छी करेंगे उतने, देखो जितने बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है कि रोज़ उनके पास आंसर्स भी चेक होके जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल।